हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 1 सीन 2। अगर आपने सीन 1 नहीं देखा तो ऊपर कार्ड्स में लिंक आ रहा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सीन 2 में हमें पोर्शिया के बारे में पता लगता है। पोर्शिया इस ड्रामा की हीरोइन है और पोर्शिया अपनी सर्वेंट नेरिसा से बातें कर रही होती है। नेरिसा पोर्शिया की सर्वेंट भी है और बहुत अच्छी दोस्त भी है। तो पोर्शिया नेरिसा से कहती है कि मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ ज़िंदगी से। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो एक्ट 1 सीन 1 में भी कुछ इसी तरह से शुरुआत हुई थी। सीन 1 में एंटोनियो ने कहा था अपने दोस्तों से कि मैं बड़ा परेशान हूँ, और सीन 2 में पोर्शिया बोल रही है कि मैं बहुत परेशान हूँ। नेरिसा कहती है, मैम, जितनी खुशियाँ आपके पास है ना, अगर उतने ही गम भी होते आपके पास तब आप दुखी कहलाती। मतलब हर किसी की ज़िंदगी में दुख तो होते हैं। दुनिया में भला कौन ऐसा है जिसकी ज़िंदगी में दुख नहीं हो। तो नेरिसा यही समझा रही है पोर्शिया को कि तुम्हारे पास इतने सारे सुख हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उनके ऊपर फोकस करो। छोटे मोटे दुखों की तरफ क्यों ध्यान लगा रही हो। आप तो इतनी अमीर हो, इतनी रईस हो, दुखी तो वो लोग हैं जिनके पास खाने को भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर पैसा बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी इंसान बहुत दुखी हो जाता है। पैसा कम है तो दुख तो है ही, लेकिन अगर पैसा ज़्यादा भी हो जाए तो भी इंसान बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन जिसके पास अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पैसा है वो इंसान सुखी है। पोर्शिया कहती है, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी तरह से तुमने समझाया है। नेरिसा कहती है, बात तो अच्छी है, लेकिन और भी अच्छी तब होगी जब लोग इसे फॉलो करेंगे। सुन तो सभी लोग लेते हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है। तो इस बात पर पोर्शिया कहती है कि तुमने ये बातें कह तो दी, कहने में क्या जाता है, बहुत आसान है कहना तो, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। और वो इंसान बेहतरीन है जो अपनी कही हुई बातों को फॉलो भी करता है, वरना लोग फालतू का ज्ञान बांटते रहते हैं और ख़ुद कुछ फॉलो नहीं करते। मैं खुद 20 लोगों को बैठकर बता सकती हूँ कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन जब करने की बात आती है ना तो कोई भी उस बात को फॉलो नहीं करता। पोर्शिया बताती है कि माइंड और हार्ट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं। माइंड आपको हमेशा फ़ायदा पहुंचाएगा, अगर आप माइंड की सुनोगे तो हमेशा फ़ायदे में रहोगे। लेकिन लोग माइंड की नहीं बल्कि हार्ट की सुनते हैं, हार्ट को फॉलो करते हैं, अपनी दिल की आवाज़ को सुनते हैं हमेशा। और गर्म खून में इंसान सारे कायदे सारे कानून भूल जाता है। मतलब जब इंसान जवान होता है, जब उसका गर्म खून होता है तो वो किसी की भी नहीं सुनता। एक खरगोश की तरह होता है जो इधर से उधर भागता फिरता रहता है, उछल कूद करता रहता है। एक जवान इंसान कोई भी ज्ञान की बात नहीं सुनना चाहता। और जो ज्ञान की बातें होती हैं ना, ये बातें बूढ़े लोग सुनते हैं, लेकिन बूढ़े इंसान के वो बातें किसी भी काम की नहीं होती, क्योंकि उनकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है। मतलब बोलना चाह रही है कि जब लोग जवान होते हैं तब उन्हें ये ज्ञान की बातें सुननी चाहिए, उनके काम आएंगी। तो अगर जवान लोग इन ज्ञानी बातों को फॉलो करेंगे तो उन्हें बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन जवान लोग इन बातों को फॉलो नहीं करते। लेकिन जब ये लोग बूढ़े हो जाते हैं, पूरी ज़िंदगी काट चुके होते हैं, तब सोचते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए था, हमें वैसा करना चाहिए था। बूढ़े होकर बातों को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन बुढ़ापे में वो बातें आपके किसी भी काम की नहीं होती। ठीक है, तो पोर्शिया ऐसे बोलती है और फिर आगे पोर्शिया कहती है कि मेरे लिए ये ज्ञान की बातें किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि मैं खुद का हस्बैंड चूज़ नहीं कर सकती हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पोर्शिया के फादर की मरने से पहले एक विल थी। विल कहते हैं एक डॉक्यूमेंट को जिसमें मरने वाला इंसान अपनी इच्छाओं के बारे में लिखता है कि मरने के बाद ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो पोर्शिया के फादर ने अपनी विल में लिखा था कि मैं 3 कास्केट दे रहा हूँ पोर्शिया को, गोल्ड, सिल्वर और लेड। ये 3 डिब्बियाँ होंगी और जो कोई भी लेड की कास्केट को चूज़ करेगा वही पोर्शिया से शादी कर पाएगा। शादी से पहले लड़के को ये 3 कास्केट दिखाई जाएंगी। अगर उसने गोल्ड या सिल्वर की कास्केट को चूज़ किया तो फिर पोर्शिया उससे शादी नहीं करेगी, और अगर किसी ने लेड वाली कास्केट को चूज़ कर लिया तो फिर पोर्शिया उस लड़के को मना नहीं कर सकती, पोर्शिया को उस लड़के से शादी करनी पड़ेगी। तो इस वजह से पोर्शिया बहुत परेशान है और कहती है कि मुझे तो अपने फादर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, मेरी पसंद या नापसंद कोई मायने नहीं रखती। नेरिसा उसे दोबारा समझाने की कोशिश करती है और कहती है,
तुम्हारे फादर बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही अपने विल में ऐसा लिखा होगा। वो तुम्हारा भला ही चाहते होंगे। तुम्हारे फादर ने जो कंपटीशन सेट किया है गोल्ड सिल्वर लेड का, वो बिल्कुल ठीक है, और इस कंपटीशन को वही जीतेगा जो तुमसे सच्चा प्यार करता होगा। अच्छा चलो पोर्शिया, ये सब बातें छोड़ो, तुम ये बताओ, इतने सारे राजकुमार जो तुमसे शादी करने के लिए आए हैं, तुम इन सब के बारे में क्या सोचती हो? पोर्शिया कहती है कि तुम इन सभी राजकुमारों का एक एक करके नाम लो और फिर मैं बताऊंगी कि मैं कौन से राजकुमार के लिए क्या सोचती हूँ। दोस्तों, नेरिसा सबसे पहले नेपोलिटन राजकुमार का नाम लेती है। पोर्शिया कहती है, उसे तो अपने घोड़ों से ही फुर्सत नहीं है, हर टाइम अपने घोड़े में लगा रहता है। वो खुद एक घोड़े की तरह है, जब भी बात करता है घोड़े की बात करता है। उसे इस बात पर घमंड है कि वो अपने घोड़े का नाल खुद बनाता है। घोड़े का नाल कुछ इस तरह का होता है, लोहे का होता है ये, और इसे इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स शू। और ये घोड़े को इसलिए पहनाया जाता है ताकि घोड़े का पैर जख्मी ना हो, उसके पैर पे चोट ना लगे। तो पोर्शिया बोलती है कि वो अपने घोड़े का नाल भी खुद बनाता है। मुझे तो शक है कि कहीं उसकी माँ का अफेयर किसी लोहार से ना हो। दोस्तों, जो नाल बनाने का काम होता है ना, वो लोहार का होता है, ब्लैक स्मिथ का होता है। तो पोर्शिया कह रही है कि मुझे तो शक है कि कहीं इसकी माँ का अफेयर लोहार के साथ ना हो, क्योंकि ये अपने घोड़े का नाल खुद बनाता है। नेरिसा कहती है, अच्छा तो फिर काउंटी पैलेंटाइन का क्या ख्याल है, उसके बारे में क्या सोचती हो? पोर्शिया कहती है, अरे ये तो हमेशा ही उदास रहता है, हर टाइम रोता ही रहता है। उसको चाहे जितनी मर्जी अच्छी बात सुना लो, कभी खुश नहीं होगा। अपनी जवानी के दिनों में इतना उदास रहता है, न जाने बुढ़ापे में क्या होगा। जवानी के दिनों में जब इंसान को इतना खुश रहना चाहिए, तब ये इतना उदास है, तो न जाने बुढ़ापे में क्या हाल होगा इसका। और इससे शादी करने से अच्छा है कि मैं किसी मरे हुए इंसान की खोपड़ी से शादी कर लूं। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन लोगों से शादी नहीं कर सकती। गॉड प्लीज़ आप मुझे इन दोनों से बचा लो। फिर नेरिसा पूछती हैं, फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सियर लिबॉन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? पोर्शिया कहती है, गॉड ने उसे आदमी बनाया है तो चलो मैं मान लेती हूँ कि यह आदमी है। वैसे तो किसी की बुराई करना बहुत बुरी बात है, बहुत बड़ा गुनाह है किसी की बुराई करना, लेकिन मैं क्या करूँ, ये लोग हैं ही ऐसे। मॉन्सियर लिबॉन हमेशा दूसरे लोगों की कॉपी करता रहता है। इसके पास नेपोलिटन से बेहतर घोड़ा है और ये काउंट पैलेटाइन से भी ज़्यादा दुखी रहता है। मतलब कहना चाह रही हैं कि ये इंसान सबकी कॉपी करता रहता है। अगर नेपोलिटन के पास में घोड़ा है तो ये भी घोड़ा ले आया, अगर काउंट पैलेंटाइन उदास रहता है तो इसने भी उदास रहना शुरू कर दिया। तो इसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है खुद की, दूसरे लोगों को कॉपी करता रहता है। और अगर मैंने उससे शादी कर ली तो ऐसा होगा जैसे मानो 20 लोगों से शादी कर ली हो। मतलब वो हर इंसान की कॉपी करता रहता है और उसके अंदर बहुत सारे लोगों की पर्सनैलिटी है। 20 लोग उसके अंदर बसते हैं, इसलिए उससे शादी करना ऐसा है जैसे 20 लोगों से शादी करना। दोस्तों, अब नेरिसा फैल्कन ब्रिज के बारे में पूछती हैं। इंग्लैंड से जवान बैरन आया है फैल्कन ब्रिज, वो तुम्हें कैसा लगता है? पोर्शिया कहती है, अब मैं इसके बारे में क्या ही बताऊं, मैं भी उसे नहीं समझ सकती और वो भी मुझे नहीं समझ सकता, क्योंकि हमारी लैंग्वेजेस अलग अलग हैं। दोस्तों, लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमें कनेक्ट करने के लिए। तो फैल्कन ब्रिज को लैटिन भी नहीं आती, फ्रेंच भी नहीं आती, इटालियन भी नहीं आती, और ये तीनों लैंग्वेजेस पोर्शिया को आती हैं। फैल्कन ब्रिज को सिर्फ एक लैंग्वेज आती है, इंग्लिश, और इंग्लिश लैंग्वेज पोर्शिया को नहीं आती। हालांकि फैल्कन ब्रिज आदमी अच्छा है, ठीक आदमी है, अच्छा लड़का है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों कन्वर्जेशन नहीं कर सकते। और वो बहुत सारी जगह घूम चुका है और बहुत सारी कंट्रीज़ का बिहेवियर उसमें मिक्स्ड हो गया है। जैसे हर कंट्री का कल्चर अलग अलग होता है, तो जब आप किसी कंट्री में जाते हो तो वहाँ का कल्चर आपको इन्फ्लुएंस कर देता है। तो कहती है कि बहुत सारे देश वो घूम चुका है और बहुत सारी जगह का इन्फ्लुएंस उसमें है। दोस्तों, अब नेरिसा स्कॉटिश लॉर्ड के बारे में पूछती है कि इस लड़के के बारे में तुम क्या सोचती हो? पोर्शिया कहती है कि वो तो बहुत ही डरपोक है। डरपोक इसलिए है क्योंकि एक इंग्लिश मैन ने उसे थप्पड़ मार दिया था और स्कॉटिश लॉर्ड ने उस इंग्लिश मैन को पलटकर थप्पड़ नहीं मारा। इसने पलटकर कहा कि जब मेरा टाइम आएगा तब मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा। इसके बाद वो अपने साथ एक फ्रेंच मैन को लेकर आया, फ्रेंच मैन को साथ में लाया और फिर जाकर उसने बदला लिया।
मतलब कहना चाह रही हैं कि ये तो बहुत ही डरपोक इंसान है। इसके बाद नेरिसा जर्मन के ड्यूक ऑफ सैक्सनी के नेफ्यू के बारे में पूछती है। जर्मनी का जो ड्यूक है उसका नेफ्यू। पोर्शिया कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है, बहुत शराबी इंसान है। सुबह जब ये उठता है ना, जब ये शराब के नशे में नहीं होता तब भी ख़राब लगता है ये, और जब नशा कर लेता है तब तो बहुत ही बद से बदतर हो जाता है, बहुत ही ख़राब हो जाता है। जब ये सबसे अच्छा होता है, जब ये नशा नहीं करता, अपने बेस्ट वर्जन में होता है, तब भी ये नॉर्मल इंसान से ज़्यादा बुरा है। और जब ये वर्स्ट हो जाता है, जब ये शराब पी लेता है, नशे में होता है, तो फिर जानवरों से थोड़ा सा ही बेहतर दिखाई देता है। मतलब जब ये सबसे अच्छा होता है तब भी ख़राब है, और जब सबसे ख़राब होता है तब तो बद से बदतर हो जाता है, बहुत ही ख़राब हो जाता है। अगर मेरी शादी हो गई इससे और शादी के बाद इसकी मौत हो गई तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों ये सब सुनकर नेरिसा पूछती है पोर्शिया से कि अगर इसने सही वाली कास्केट चूज़ कर ली तो फिर तुम क्या करोगी। अगर इसने मान लो लेड वाली कास्केट को चूज़ कर लिया तो फिर तो तुम्हें इससे शादी करनी पड़ेगी। तो तुम एक काम करो, तुम्हारे जो फादर की विल है उसको नहीं मानो। पोर्शिया कहती है एक काम करते हैं, तुमने एक गलत कास्केट के ऊपर शराब का गिलास रख देना। मुझे पता है ये शराबी जब शराब को देखेगा कास्केट के ऊपर रखा हुआ तो ये उसी कास्केट को चूज़ करेगा जिस पर शराब रखी होगी। तो तुम एक काम करना, एक गलत कास्केट के ऊपर शराब का गिलास रख देना, और जब ये गलत कास्केट को सिलेक्ट करेगा तो कंपटीशन हार जाएगा। दोस्तों नेरिसा अब बताती है उसको, पोर्शिया को। नेरिसा कहती है अरे तुम फिक्र मत करो, ये सभी लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये सभी लोग अपने घर वापस जा रहे हैं। तुम्हारे फादर ने जो कंपटीशन सेट किया था, ये लोग उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। ये लोग चाहते हैं कि अगर तुमसे शादी करने का कोई दूसरा तरीका हो तो फिर ये लोग इंटरेस्टेड हैं तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। दोस्तों पोर्शिया कहती है कि मुझसे शादी करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, चाहे मुझे कितना ही टाइम अनमैरिड रहना पड़े मैं रह लूँगी, कोई बात नहीं, लेकिन शादी तो मैं अपने फादर की विल के अकॉर्डिंग ही करूँगी। जैसा मेरे फादर बताकर गए हैं वैसे ही शादी करूँगी, और मेरा करेक्टर एकदम साफ रहेगा। मतलब कहना चाह रही हैं कि अगर मेरी लंबे वक्त तक शादी नहीं हो पाई तब भी मैं अपने करेक्टर को एकदम प्योर रखूँगी। चलो अच्छा है, ये सभी लोग जो मुझसे शादी करने के लिए आए हैं ये लोग वापस अपने अपने घर जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ ये लोग वापस जा रहे हैं, और मैं दुआ करती हूँ कि ये लोग सही सलामत अपने घर वापस चले जाएं। दोस्तों नेरिसा पोर्शिया से पूछती है कि तुम्हारे फादर के ज़माने में वेनिस शहर से एक इंसान आया था जो बहुत ही बहादुर भी था और बहुत समझदार भी था। क्या तुम्हें याद है? मार्क्यूस ऑफ मॉन्टफेरेट नाम का एक इंसान था, उसके साथ में आया था। पोर्शिया कहती है हाँ हाँ मुझे याद है, उसका नाम बसेनियो था। दोस्तों याद है ना आपको, सीन 1 में हमने बसेनियो के बारे में पढ़ा था, तो उसी एंटोनियो के दोस्त बसेनियो की बात हो रही है यहाँ पर। और नेरिसा कहती है कि मैंने अभी तक जितने भी लड़कों को देखा है, जितने भी सूटर्स तुम्हारे आए हैं, उन सभी में से बसेनियो मुझे सबसे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि बसेनियो परफेक्ट है आपके लिए। पोर्शिया कहती है हाँ मुझे बसेनियो के बारे में अच्छे से याद है, और जो तुम तारीफ़ें कर रही हो ये गलत नहीं है, वाकई वो तारीफ़ के काबिल है। पोर्शिया की बातों से हमें पता लगता है कि उसे भी बसेनियो पसंद है। दोस्तों इसी दौरान एक सर्वेंट आता है। पोर्शिया पूछती है क्या हुआ, क्या खबर लाए हो? सर्वेंट कहता है कि राजकुमार जाने वाले हैं, तो वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आप उनसे मिल लो और उन्हें अलविदा कह दो। और एक प्रिंस है जो आने वाला है, ठीक है, जिनकी अभी बातें हो रही थी, जिन राजकुमार को पोर्शिया पसंद नहीं करती, वो सब वापस जा रहे हैं अपने अपने घर, और एक नया राजकुमार आने वाला है जिसका नाम है प्रिंस ऑफ मोरक्को। प्रिंस ऑफ मोरक्को का मैसेंजर आया है और उसने बताया है कि प्रिंस ऑफ मोरक्को आज रात यहाँ पर पहुँच जाएंगे। दोस्तों पोर्शिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। पोर्शिया उम्मीद करती है कि अब जो नया राजकुमार आ रहा है काश वो अच्छा हो, बेहतर हो इन सभी से, लेकिन उसका रंग साफ होना चाहिए। इंसान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका रंग काला हुआ तो फिर मैं उससे शादी नहीं करूँगी। इसके बाद पोर्शिया नेरिसा से कहती है चलो नेरिसा चलते हैं।
जब इनके दरवाजे बंद हो गए तो फिर एक नया दरवाज़ा खुलने वाला है, एक नया राजकुमार आने वाला है, एक नया मेहमान आने वाला है और इसी के साथ एक्ट 1 सीन 2 ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस के आगे की कहानी देखनी है तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर आपको आगे की कहानी मिल जाएगी। मैंने मर्चेंट ऑफ वेनिस के सारे एक्ट्स और सीन समझा दिए हैं।